हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइम में। आज अपने करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ महत्वपूर्ण अपने पास लेसन है। महत्वपूर्ण किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो अपना प्रैक्टिकल है उसका मेजर पोर्शन जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो अपने को इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से देखना है, समझना है। तो अपने पास आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले अपने देखते हैं नेटवर्क क्या होता है, जाल क्या होता है। नेटवर्क क्या है? जाल। किसे कहते हैं नेटवर्क? अपने पास नेटवर्क क्या होता है? ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर अपने पास क्या है, सोर्स ऑफ ईएमएफ हो, अपने पास रेजिस्टर हो, उसके अंदर कैपेसिटर हो, उसके अंदर अपने पास इंडक्टेंस हो। यानी इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स अगर जुड़कर कोई सर्किट बनाते हैं तो ऐसा सर्किट क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। किस तरह से? जैसे अपने पास एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अपने को क्या करना है, इससे संबंधित कुछ डेफिनेशंस अपने को देखनी है। वो डेफिनेशंस आगे जो अपने पढ़ेंगे उसमें काम में लेनी है। क्या है? अपने पास सोर्स ऑफ ईएमएफ है जिसका ईएमएफ ई है। ये कोई रजिस्टर R1 कनेक्ट है, इसके साथ ये कोई इंडक्टर कनेक्ट है, L1 नेम दे देते हैं अपने। ये अपने पास क्या है, कोई रेजिस्टेंस R2 है। ये अपने पास कैपेसिटर C है। ये अपने पास इंडक्टेंस L2 है। ये अपने पास डायोड है। यानी ये इस टाइप से अपने पास जो सर्किट होता है उस सर्किट को अपने क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। यानी अपने पास ये सर्किट हो गया, इसको नेम भी दे देते हैं ABCDEFGH। इसका सिर्फ अपने को क्या करना है, कुछ शब्दावली अपने काम में लेंगे, कुछ इस तरह की वर्डिंग अपने यूज़ करेंगे आगे, उनको अपने को यहाँ अंडरस्टैंड करना है, समझना है अच्छी तरह से। अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर। इस तरह से ये जो अपने पास होते हैं ये अपने पास क्या होते हैं? पैरामीटर्स ऑफ सर्किट होते हैं। ये अपने पास क्या है? इलेक्ट्रिक पैरामीटर होते हैं। और ये अपने पास क्या है? सोर्स है। इनके कनेक्शन से, इनके संयोजन से जो सर्किट बनता है उस सर्किट को अपने क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। अब अपने पास क्या है, इससे संबंधित कुछ अपने को क्या करनी है, डेफिनेशंस देखनी है। ब्रांच, शाखा। ब्रांच क्या होती है? नेटवर्क का ऐसा पार्ट होता है, नेटवर्क का अपने पास ऐसा भाग है जिसके अंदर क्या होती है? करंट कांस्टेंट रहती है। उस पार्ट में क्या हो? करंट कांस्टेंट हो, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं, शाखा कहते हैं। ठीक है। द पार्ट ऑफ नेटवर्क in which current remains constant। ऐसा भाग जिसके अंदर अपने पास क्या है? करंट क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो A से अगर B तक जाएंगे तो करंट कांस्टेंट होगी, तो AB अपने पास क्या होगी? ब्रांच होगी। B से C तक जाएंगे, करंट कांस्टेंट होगी, BC भी अपने पास क्या होगी? ब्रांच होगी। इसी तरह से B से G तक जाएंगे, करंट कांस्टेंट होगी, अपने पास BG भी क्या होगी? ब्रांच होगी। C से D तक जाएंगे, अपने पास क्या होगी? करंट कांस्टेंट। C से F तक जाएंगे, करंट कांस्टेंट। तो ये अपने पास क्या होती है? ब्रांचेज होती है। ब्रांच क्या होती है? नेटवर्क का ऐसा पार्ट होता है बच्चे जिसके अंदर क्या रहे? करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहे। अगर नियत करंट है तो फिर अपने पास क्या होगी? उसे अपने ब्रांच नाम दे देते हैं, शाखा कह देते हैं। दूसरा अपने पास आता है जंक्शन या इसको नोड भी कहते हैं, या क्या है? संधि। जंक्शन क्या चीज़ है? जंक्शन वह पॉइंट होता है बेटे जिस पे अपने पास क्या है? टू और मोर देन टू ब्रांच क्या करती है? मिलती है। द पॉइंट at which two
और मोर देन टू branches are meet। ऐसा पॉइंट होगा जहां अपने पास कम से कम 2 होनी चाहिए या फिर 2 से ज़्यादा ब्रांच क्या करती है, मीट करती है। उस पॉइंट को अपने क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे, नोड कहेंगे, संधि कहेंगे। अपने पास क्या है, जैसे बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे अपने पास क्या है, एक ब्रांच ये होगी, एक ब्रांच ये होगी, एक ब्रांच ये होगी, तो ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया। सी अपने पास क्या हो गया, जंक्शन हो गया। एफ अपने पास क्या हो गया, जंक्शन हो गया। जी अपने पास क्या हो गया, जंक्शन हो गया। तो जंक्शन ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे अपने पास कम से कम 2 ब्रांच या उससे ज़्यादा ब्रांच मिलती है, वो क्या होता है, जंक्शन होता है। थर्ड अपने पास आता है लूप। लूप क्या है, लूप ब्रांच से मिलकर बना हुआ एक क्लोज पाथ होता है। ब्रांच से मिलकर बना हुआ क्या होता है, क्लोज पाथ होता है। क्लोज पाथ मेड बाय ब्रांच, क्लोज पाथ मेड बाय ब्रांचेज। ब्रांचेज से मिलकर अगर कोई क्लोज पाथ बनता है तो फिर उसको क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। अपने पास क्या है, इसमें बहुत सारे लूप हैं अपने पास। कौन कौन से देखिए, ए बी जी एच ए, एक लूप ये हो गया। एक लूप अपने पास हो जाएगा ए बी सी एफ जी एच ए। जब भी अपने लूप को राइट करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर रिपीट होता है, यानी ए से स्टार्ट हुआ तो ए पे एंड होगा, ए से स्टार्ट हुआ ए पर एंड हो गया। इसी टाइप से अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच ए। इसी तरह से अपने पास बी सी डी ई एफ जी बी। इसी तरह से अपने पास क्या हो गया, सी डी ई एफ सी। ये अपने पास क्या हो गए, लूप। अपने को इन दोनों वर्डिंग को बार बार यूज़ करना है। ये दोनों शब्द जो हैं ये अपने बार बार क्या होंगे, यूज होंगे। एक तो जंक्शन और एक लूप। जंक्शन का मीनिंग समझे आगे बेटे, और अपने को यहाँ से कुछ नहीं लेना, अपने को क्या चाहिए, जंक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। जंक्शन ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे क्या होती है, कम से कम 2 ब्रांच मिले या फिर 2 से ज़्यादा ब्रांचेज मिल जाए। लूप अपने पास क्या होता है, क्लोज पाथ होता है जो ब्रांचेज से मिलकर बना होता है। जैसे इसकी बात करें तो एक ब्रांच ये होगी, दूसरी ब्रांच ये होगी, तीसरी ये ब्रांच होगी, क्योंकि जी से लेकर ए तक सेम करंट रहेगी, तो जी से लेकर ये एक ब्रांच होगी, तो ये इनसे मिलकर बना हुआ क्या हो गया, क्लोज पाथ हो गया। और ये क्लोज पाथ अपने पास क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। इसी तरह से अपने पास इसको अगर अपने कंसिडर करेंगे तो ये एक पूरा क्या हो गया, लूप हो गया। इसी तरह से इस पूरे को ले लेंगे तो ये भी अपने पास क्या हो गया, एक लूप हो गया। तो ये दोनों जो शब्द हैं ये अपने को काम में लेने हैं, एक तो जंक्शन और एक लूप। ठीक है, समझे आगे बात। अब आता है कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है जिसको अपने नेटवर्क कह रहे हैं, इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की अपने को स्टडी करनी होती है। स्टडी अपने को क्या करनी होती है, अपने को क्या करना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है, अपने को करंट फाइंड करनी होती है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और अपने को क्या करना होता है बेटे, करंट फाइंड करनी होती है। जब अपने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फाइंड करते हैं तो उसके लिए अपने पास ओम्स लॉ था। क्या था, ओम्स लॉ था। बट ओम्स लॉ जो है वो इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के एक्सप्लेनेशन के लिए किरचॉफ ने क्या किए थे, किरचॉफ ने इनकी स्टडी की और उसके लिए लॉ दिए थे। तो अपने को अपना जो टॉपिक है वो है अपने पास किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में अपने क्या करेंगे, इन वर्डिंग को यूज करेंगे। तो अपने रीड करेंगे अभी क्या, किरचॉफ्स लॉ। अपने को पढ़ना क्या है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है। किरचॉफ ने इस टाइप का जो अपने पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था उसकी स्टडी के लिए 2 लॉ दिए थे। कितने लॉ, 2 लॉ दिए। तो पहले अपने पढ़ेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको करंट लॉ भी बोलते हैं।
करंट लो। इसको बेटे फर्स्ट लो, करंट लो, और एक जो अभी अपने वर्ड यूज किया था जंक्शन, तो जंक्शन लो भी बोलते हैं। मीनिंग तीनों का एक ही है बेटा, क्या? किरचॉफ्स फर्स्ट लो या किरचॉफ्स करंट लो या फिर किरचॉफ्स जंक्शन लो। क्या है, क्या बताता है ये अपने को? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, algebraic sum of current at junction in electric circuit is always 0। विद्युत परिपथ के किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। बिल्कुल सिंपल सा बेटे, क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the algebraic sum of current at junction in electric circuit is always 0। किसी विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सिंपल सा बच्चे, किसी जंक्शन पर करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इसको अपने अलग टाइप से भी पढ़ सकते हैं। कैसे बच्चे? इस तरह से समझ सकते हैं, द सम ऑफ करंट फ्लो टुवार्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट फ्लो अवे फ्रॉम जंक्शन। देखो बेटे, क्या है? जितनी धारा संधि बिंदु की ओर बहती है उतनी ही धारा संधि बिंदु को छोड़कर जाती है। द सम ऑफ करंट फ्लो टुवार्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट फ्लो इक्वल टू सम ऑफ करंट फ्लो अवे फ्रॉम जंक्शन। यानी संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो संधि बिंदु को छोड़कर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिंपल सा है कि जितनी धारा संधि बिंदु की ओर आएगी उतने ही करंट जो है वो संधि बिंदु को छोड़कर जाएगी। सिंपल सा एकदम। अब देखिए बेटा, अपने पास क्या है कि जितनी करंट जंक्शन पर आ गई उतनी ही करंट जंक्शन से चली गई। इसका मतलब जंक्शन पर अपने जानते हैं कि करंट जो होती है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। इसका मतलब जंक्शन पर न तो करंट इकट्ठा हुआ और न ही वहाँ जंक्शन पर न तो चार्ज इकट्ठा हुआ और न ही वहाँ चार्ज की कोई कमी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉ है ये लॉ किस पे डिपेंडेंट है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ is obey the law of conservation of electric charge। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ जो है वो किस लॉ को ओबे करता है, किस कंजर्वेशन लॉ को ओबे करता है? तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी ये फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ का वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब क्या हुआ कि यहाँ अपने पास अगर जंक्शन पे चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जंक्शन पर न तो कोई सोर्स है चार्ज का और न ही वहाँ कोई सिंक है। ठीक है, देयर इज नो सिंक एंड सोर्स एट द
जंक्शन, एट द जंक्शन। जंक्शन पर न तो अपने पास क्या है चार्ज का कोई सोर्स होता है और न ही वहाँ कोई सिंक होता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेंशन में अपने को क्या करना है, ठीक है, चिन्ह परिपाटी क्या होती है। साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। देखिए जंक्शन की तरफ करंट फ्लो होगी या जंक्शन को छोड़कर करंट जाएगी, तो करंट फ्लो टुवार्ड्स द जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव। जो करंट जंक्शन की ओर आएगी उसको अपने पॉजिटिव लेंगे और जो करंट जंक्शन को छोड़कर जाएगी उसको अपने नेगेटिव लेंगे। द करंट फ्लो टुवार्ड्स द जंक्शन is taken positive and current flow away from junction is taken negative। जो करंट जंक्शन की तरफ आएगी उसको हमेशा अपने क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना बेटा, बिना साइन कन्वेंशन के अपने ये गलत कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और जो करंट जंक्शन को छोड़कर जाएगी उस करंट को अपने क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये अच्छी तरह से अपने को ध्यान रखना है। अब एक सिंपल सा अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपने पास 5 रजिस्टर हैं जो एक पॉइंट O पर मिलते हैं। कैसे बेटा, R1, R2, ये अपने पास R3, ये अपने पास है R4 और ये अपने पास है R5। ये O पॉइंट पे क्या करते हैं, मिलते हैं। इस R1 में I1 करंट फ्लो हो रही है, R2 में I2 करंट फ्लो हो रही है, R3 में I3 करंट फ्लो हो रही है, R4 में I4 और R5 में I5 करंट फ्लो हो रही है। अपने को क्या करना है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज करना है। कहाँ, जंक्शन पे। जंक्शन क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ अपने पास क्या होगी, ब्रांचेज मिलती है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ 8 पॉइंट O I1 देखिए, I1 किधर बह रही है, I1 जंक्शन की तरफ आ रही है। जंक्शन की तरफ जो करंट आती है उस करंट को अपने क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये अपने पास आ गया I1। अब I2 जंक्शन से अवे यानी बाहर जा रही है जंक्शन से, करंट फ्लो अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन नेगेटिव, इसको नेगेटिव लेंगे, -I2। I3 जंक्शन की तरफ आ रही है, +I3। I4 जंक्शन से दूर जा रही है, -I4। I5 जंक्शन की तरफ आ रही है, +I5 = 0। ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हो गया। अब देखिए बेटा, अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 + I3 + I5 = अपने पास आ जाएगा I2 + I4। ये देखिए और ये इनको देखिए, ये टोटल करंट है किधर, जंक्शन की तरफ आने वाली। I1, I3 और I5 ये टोटल करंट है जंक्शन की तरफ आने वाली। I2 और I4 जो है ये टोटल करंट है जो जंक्शन से क्या हो रही है, दूर जा रही है। इट मीन्स सम ऑफ करंट फ्लो टुवार्ड्स द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ करंट फ्लो अवे फ्रॉम जंक्शन। ये अपने पास था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इस पर सिंपल सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बोर्ड में ये आता है बेटा कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है वो किस कंजर्वेशन लॉ को ओबे करता है। तो अपने पास क्या आएगा, ये किस कंजर्वेशन लॉ को ओबे करेगा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को। एक क्वेश्चन ये मोस्टली 1 मार्क्स का पूछा जाता है। सेकंड अपने पास क्या आता है, इस पर सिंपल सा न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। फर्स्ट लॉ जो है इस पे इस तरह से सिंपल सा क्या है, न्यूमेरिकल आता है। किस तरह बेटे, इस तरह से
ये 5 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, यहाँ x दे दिया, ठीक है। यहाँ अपने पास आ जाएगा 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये अपने पास y दे दिया। अपने को ये कहेगा कि x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अपने पास a और ये पॉइंट का है b है। पहले अपने क्या करते हैं, जंक्शन a पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देते हैं। जंक्शन a पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ a पॉइंट के लिए, a पॉइंट पे अपने पास 5 एम्पियर टुवार्ड्स जंक्शन, तो +5, 2 एम्पियर टुवार्ड्स जंक्शन +2, और ये 3 एम्पियर अवे फ्रॉम जंक्शन, x एम्पियर अवे फ्रॉम जंक्शन इज इक्वल टू 0। ये अपने पास आ गया बच्चे 7 - 3 -x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू अपने पास आ गया 4 एम्पियर। सिंपल सा बेटे, कितने x की वैल्यू अपने फाइंड कर ली 4 एम्पियर। अब अपने क्या करेंगे, बी जंक्शन पे क्या करेंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। बी जंक्शन पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो 4 एम्पियर टुवार्ड्स जंक्शन प्लस आ जाएगी बेटे, 1 एम्पियर अवे फ्रॉम जंक्शन माइनस आ जाएगी बेटे, 2 एम्पियर टुवार्ड्स जंक्शन प्लस आ जाएगी, y एम्पियर अवे फ्रॉम जंक्शन माइनस आ जाएगी, -y इज इक्वल टू 0। ये अपने पास आ गया 4 to 6 -1 5, 5 - y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो ये अपने पास कितने आ गए बेटे 5 एम्पियर। तो इस तरह का क्वेश्चन अपने से पूछ लिया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अपने पास किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या था, सिंपल से बेटे, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज ऑलवेज 0। सिंपल सा ही है। तो अपने पास क्या है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, एक तो अपने को डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज 0। विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। दूसरी चीज़ जो अपने को ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें किस कंजर्वेशन लॉ के ओबे होता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड है। थर्ड अपने पास क्या है, साइन कन्वेंशन अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखने बेटा। साइन कन्वेंशन में करंट फ्लो टुवार्ड्स द जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव, करंट फ्लो अवे फ्रॉम जंक्शन इज टेकन नेगेटिव। इतना अपने को ध्यान रखना है। अब आते हैं बेटे अपने पास किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ। अपने पास क्या है, सेकंड लॉ क्या कहता है। पहले देखिए, फर्स्ट लॉ जो था, फर्स्ट लॉ को आप ओपन सर्किट के लिए और क्लोज सर्किट के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी खुले परिपथ के लिए और बंद परिपथ के लिए उसको अप्लाई किया जा सकता है फर्स्ट लॉ को। लेकिन सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ ओनली फॉर क्लोज सर्किट, सिर्फ और सिर्फ बंद परिपथों के लिए लागू कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लूप लॉ भी कहा जाता है। तो अपने पास है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज 0। क्या है बेटे, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the algebraic sum of change in potential in a closed circuit is always 0. Summation
V इज इक्वल टू 0। किसी भी क्लोज सर्किट में पोटेंशियल का जो चेंज होता है उसका सम हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। 0 का मीनिंग ये हो गया कि कोई क्लोज सर्किट है, उस क्लोज सर्किट में अपने पास क्या होगा, पोटेंशियल में जो भी चेंज होगा, विद्युत विभव में जो भी परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये सेकेंड लॉ है। अब इसको सिंपल सी लैंग्वेज में भी अपने डिफाइन कर सकते हैं। कैसे बेटा? इट मीन्स the sum of EMF of source and sum of product of current and resistance in a closed circuit is always 0। सिंपल सा बेटा, कोई अपने पास क्लोज सर्किट है, उसके अंदर अपने पास क्या है, सोर्स लगे हुए हैं, मतलब सेल लगे हुए हैं, उनके ईएमएफ का सम और उसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस है और उनमें जो करंट फ्लो रही है, उनके प्रोडक्ट का सम जो है, इन सब का सम हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अभी अपने करेंगे तब अपने को और अच्छी तरह से पता लग जाएगा। अब देखो बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अपने पास पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हुआ। पोटेंशियल क्या चीज़ है? पोटेंशियल अपने पास होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। समझ आ गई बात? कार्य क्या होती है बेटा? ऊर्जा होती है। तो इसका मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। एनर्जी में कोई पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ, मीन्स एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। और एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब एनर्जी क्या रही, कंजर्व रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे डिपेंडेंट है। दिस लॉ ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सेकंड लॉ है बेटा। ये सेकंड लॉ किसको फॉलो करता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ जो था वो इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन पे डिपेंडेंट था। सेकंड लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब इसमें एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। समझे आगे बेटी बात? ये तो अपने पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन उसी के साथ आता है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि विच लॉ इज ओबेड बाय द किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। विच कंजर्वेशन लॉ इज ओबेड बाय किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और सेकंड लॉ जो है बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनको फॉलो करता है। अब आता है अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो है यहाँ थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना होगा बेटा। साइन कन्वेंशन जो है, तो साइन कन्वेंशन में स्पेशली अपने को ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। एक जगह से ही कहीं से भी समझिए इसको अच्छी तरह से, ठीक है। क्या है साइन कन्वेंशन? नंबर 1, इफ anyone move in the direction of current, then the product of current and resistance is taken
पॉजिटिव। देखिए बेटा, किसी क्लोज सर्किट में अगर कोई करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसको अपने पॉजिटिव लेंगे। मतलब सिंपल सा ये मेथड, आई आर इज इक्वल टू पॉजिटिव। आई आर मतलब करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसको अपने क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन कंडीशन क्या है बेटे, कि अगर कोई किसी क्लोज सर्किट में करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब अपने को क्या करना है, करंट और रेजिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है। सेकंड देखिए बेटा, इफ एनी वन मूव इन द opposite direction of current in a closed circuit, then the product of current and resistance is taken नेगेटिव। मतलब आई आर जो है वो फिर नेगेटिव लेंगे बेटा। कैसे बेटा, अगर किसी क्लोज सर्किट में कोई करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फिर बेटे उसमें करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को अपने क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अभी अपने करेंगे तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा। थर्ड देखिए बेटा, if anyone move from positive terminal to negative terminal of cell, then the EMF of cell is taken positive, अगर कोई सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है बेटा, तो फिर अपने को क्या करना है, उस सेल का EMF जो है वो पॉजिटिव लेना है। EMF जो है वो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। फोर्थ देखिए बेटे, इफ एनीवन मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, देन move from negative terminal to positive terminal of cell, then the EMF of cell is taken negative। यहां ध्यान रखना है बेटा, फिर सुन लीजिए, ये अगर आप रीड कर रहे हो तो फिर आप इनको किसी और से कंपेयर मत करना, फिर आपको इसी तरह से साइन कन्वेंशन काम में लेने हैं। अगर आप किसी और बुक से या कहीं से भी आप साइन कन्वेंशन काम में ले रहे हो बेटे, तो फिर आप वही काम में लीजिए, इनके साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये मैन टू मैन डिफर करते हैं। कोई किसी तरह से लेता है, कोई किसी तरह से, रोंग कोई नहीं होगा, बट अगर आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन एक ही जगह से आपको अच्छी तरह से समझना है। अब अपने क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इनको अपने जो अपने लिया है इसको अपने यूज़ कैसे करें। ठीक है, जो साइन कन्वेंशन अपने ले रहे हैं इनको यूज़ कैसे करें। इसके लिए अपने एक सर्किट कंसिडर कर लेते हैं। अपने पास एक सर्किट है जिसके अंदर 2 सेल लगे हुए हैं बच्चे और 3 रेजिस्टेंस है। सिंपल सा एक सर्किट लेते हैं अपने, कि अपने पास एक ये सर्किट है जिसमें अपने पास एक सेल ये है
एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस अपने पास ये लगा हुआ है बेटे, एक सेल और एक रेजिस्टेंस ये, इससे ये एक सर्किट बना हुआ है। इस सेल का EMF E1 है, इसका EMF E2 है। ये रेजिस्टेंस R1, ये R2 और ये अपने पास R3 है। इसको लेबल कर देते हैं, नेम दे देते हैं, A B C D E F। ये जो सेल है बेटे वो I1 करंट देता है, ये जो सेल है वो I2 करंट देता है। ये दोनों करंट B पॉइंट पे आएगी। B पॉइंट पे अपने किरचॉफ फर्स्ट लॉ काम में ले लेंगे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा कि जितनी करंट इस जंक्शन पर आती है उतनी ही करंट इस जंक्शन को छोड़कर जाती है। तो आने वाली टोटल करंट होगी बेटे I1 प्लस I2, तो छोड़कर जाने वाली भी अपने पास क्या होगी बेटे I1 प्लस I2। ठीक है, मीन्स इस ब्रांच में करंट की जो वैल्यू होगी वो I1 प्लस I2 होगी। E पॉइंट पे आके फिर ये करंट जो है I1 अपने पाथ पे चली जाएगी और I2 जो है वो अपने पाथ पे चली जाएगी। समझ आ गया बेटा? ये अपने पास एक सर्किट है, इसमें अपने क्या करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ काम में लेते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ काम में लेने के लिए अपने को लूप लेना पड़ेगा बेटा। तो लूप अपने पास कौन सा लेंगे? लूप पहले टोटल पूरा सर्किट ले लेते हैं। लूप A B C D E F A, इसमें अपने क्या करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ काम में ले लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटे, आप जैसे जैसे नेम राइट करते हो मीन्स A B C D E F A, तो अपने उसी पाथ पर मूव करेंगे। मतलब A से B जाएंगे, B से C जाएंगे, C से D जाएंगे, यानी चेंज नहीं करना है। ठीक है, आप इसको इस तरह से राइट कर सकते थे A F E D C B A, तो फिर A से F जाते हैं अपने। मीन्स जैसे अपने नेम राइट किया है उसी के अकॉर्डिंग अपने मूव करेंगे। मूव करेंगे कहाँ से बेटा? A से B जाएंगे, A और B के बिटवीन अपने पास कोई रेजिस्टेंस या कोई सेल कनेक्ट नहीं है। फिर B से C तक गए तो भी कुछ कनेक्ट नहीं है। अब C से अपने D की तरफ जाएंगे, जब C से D की तरफ जाएंगे तो सेल आ गया। अब सेल आ गया तो अपने क्या कर रहे हैं, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। और अपने लिखा था कि इफ एनीवन मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल देन EMF ऑफ सेल इज टेकन पॉजिटिव। तो अपने पास E2 पॉजिटिव, ये आ गया बेटा E2। अब इस सेल से जब आगे जाएंगे अपने तो अपने पास रेजिस्टेंस आ गया, लेकिन इस रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, अपने इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इफ एनीवन मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट देन प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज टेकन नेगेटिव। अगर कोई करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है बेटा तो फिर करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव लेना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव, माइनस I2R3। अपने D तक पहुंच गए बेटे, D से E तक कोई कंपोनेंट नहीं है, E से F तक भी नहीं है। अब अपने F से इधर जाएंगे, F से इधर जाएंगे तो इसमें करंट फ्लो हो रही है कितनी? I1। अपने भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो अपने ये राइट किया था इफ एनीवन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज टेकन पॉजिटिव। तो प्लस अपने पास क्या आ जाएगा? I1R1 आ जाएगा। इससे आगे जब मूव करेंगे तो सेल आगे बेटा, तो सेल के अपने नेगेटिव टर्मिनल से किस में जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे। जब नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे बेटा तो -E1 इज इक्वल टू 0। अपने ये कहा था कि किसी भी क्लोज सर्किट में सम ऑफ EMF ऑफ सेल एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज 0। ये अपनी क्या थी? डेफिनेशन थी किरचॉफ सेकंड लॉ की, और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। अपने इसको ऐसे राइट कर लेते हैं बेटा, I1R1 माइनस I2R3 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये अपने पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटे, समझ आ गई बच्चे? इसमें सारे साइन कन्वेंशन जो मैंने आपको 4 बताए थे, चारों साइन कन्वेंशन यूज हो गए इसके अंदर। अब अपने लूप ले लेते हैं, लूप A B E F A। ये लूप ले रहा हूं मैं A B E F A।
इस लूप में ए से बी तक कोई कंपोनेंट नहीं है बेटा, बी से ई जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपने पास आ जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R2 पॉजिटिव आ जाएगा बेटे। अब अपने इसमें जाएंगे तब भी करंट की डायरेक्शन में, तो ये आ गया I1 R1। इसमें जब मूव करेंगे बेटा तो अपने नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस E1 इज इक्वल टू 0। इसको अपने ऐसे राइट कर लेते हैं बेटे, I1 R2 प्लस I2 R2 प्लस I1 R1 माइनस E1 इज इक्वल टू 0। I1 को मन ले लें बेटा, तो यह आ जाएगा I1 इंटू R1 प्लस R2 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E1, इक्वेशन नंबर 2। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई बेटा, समझे आगे बेटा। इसी तरह से अपने लूप ले सकते हैं, लूप BCDEB, लूप अपने ले लिया बेटा BCDEB। इसमें भी किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर देते हैं। इसमें जब किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो B से C कोई कंपोनेंट नहीं बेटा, C से D की तरफ जाएंगे तो सेल आ गया, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अपने नेगेटिव में जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हैं तो इसका EMF अपने को नेगेटिव लेना है, सॉरी पॉजिटिव लेना है, मैं रॉन्ग बोल गया बेटे, दोबारा देखिए। जब पॉजिटिव से अपने नेगेटिव में जाते हैं तो EMF क्या लेना है, पॉजिटिव, तो ये अपने पास आ गया E2। अब अपने करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस I2 R3। अब देखिए बेटा यहाँ तक आ गए, यहाँ से अब अपने ऐसे मूव करेंगे, करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट के, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव लेना बेटा, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास आ गया बेटे E2 माइनस I2 R3 माइनस I1 R2 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0। इसको अपने से लिख लेते हैं बेटे E2, इसमें से और इसमें से माइनस I2 कॉमन ले ले बेटा, यह आ जाएगा R2 प्लस R3 माइनस I1 R2 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास आ जाएगा बेटे क्या, I1 R2 प्लस I2 इंटू R2 प्लस R3 इज इक्वल टू E2। ये इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड इक्वेशन। अब देखो बेटा इस तरह से अपने को क्या करना होगा, जो सर्किट होगा उस सर्किट से अपने इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। किसके बेस पे बेटा, अपने पास किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, अगर अपने को कहीं उसकी ज़रूरत होगी तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज किरचॉफ सेकंड लॉ से इक्वेशन अपने फाइंड कर लेंगे। कितनी इक्वेशन अपने को फाइंड करनी है ये इम्पोर्टेंट बात है। कम से कम अपने पास इक्वेशन जो है वो अननोन जो क्वांटिटी है उनके इक्वल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो कोई बात नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। कम होगी तो अपने अननोन क्वांटिटीज़ को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे अपने पास R1, R2 और R3 इनकी वैल्यू अपने को अगर फाइंड करनी है, R1, R2 और R3 की वैल्यू फाइंड करनी है, I1 और I2 अपने को दिया हुआ हो, E1 और E2 अपने को दिया हुआ हो, तो फिर कम से कम अपने पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, 3 इक्वेशन होनी चाहिए। कम से कम कितनी, 3 इक्वेशंस अपने पास होनी चाहिए। अगर अपने पास R1, R2, R3 दिया हुआ है, E1, E2 दिया हुआ है, अपने से I1 और I2 पूछ रहा है, तो फिर अपने को 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। 2 इक्वेशन से अपने पास, क्योंकि 2 कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम कितनी इक्वेशंस की रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम इक्वेशन जो है, जो क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी होती है उनके इक्वल अपने पास मिनिमम इक्वेशंस होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है बेटा, दोनों के दोनों, और इन पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं मोस्टली। तो ये था अपने पास किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। अच्छी तरह से इनको समझिए बच्चे, अच्छी तरह से रीड कीजिए। कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।